Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are all of you? Hope so you are all fine by the grace of Allah Almighty. जी क्लास हम सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे नेम्ड एज कम्युनिकेशन वन नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम. According to contents, we will discuss second content of this chapter, that is about mechanism of action potential and transmission of action potential. In this lecture, we will discuss how an action potential is generated and how conduction of action potential occur. यानी किस तरह action potential जो है वो create होगा और कैसे इसकी further conduction होगी. So what is an action potential? It is a mechanism by which nerve cell communicate and conduct information. यानी वो किस तरह communication करेगी और further किस तरह जो conduction होगी information की, यानी वो जो brain से signal आ रहा होता है किस तरफ along the axon of a motor nerve, तो वो किस तरह की conduction करेगी. ठीक है, after initiation. सो ये अब जो एक्शन पोटेंशियल ने जनरेट होना है तो उसके लिए कोई ना कोई अब वो स्टिमुलस तो भी होगा ना. तो वो स्टिमुलस कौन सा होता है? थ्रेश होल्ड स्टिमुलस. यानी अंडर नॉर्मल कंडीशन तो इम्पल्स ने इनिशिएट तो होना है ना, तो वो इनिशिएट किस तरह होगी? बाय अ स्टिमुलस कॉल्ड अ थ्रेश होल्ड स्टिमुलस. ठीक है, अप्लाइड एट वन एंड ऑफ द न्यूरॉन. सो यहाँ पर इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ये मिनिमम स्ट्रेंथ है ऑफ अ स्टिमुलस जो कि इनिशिएट करेगी नर्व इम्पल्स को. सो इट इज़ नोन एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. यहाँ फिर इसको आप इससे भी इजी वर्ड में इस तरह भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ मिनिमम स्टिमुलस टू ओपन सोडियम चैनल. ठीक है, पहले सोडियम चैनल क्लोज थे ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अपनी कंडीशन को मेंटेन कर रहे हैं, अब वो ओपन होंगे और इनसाइड मूव करना शुरू हो जाएंगे. लेट्स सी किस तरह वो सारा मैकेनिज्म है. अब वो व्हेन द न्यूरॉन सेल बॉडी स्टिमुलेटेड, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होगी? वो सेंड डाउन द एक्सॉन कमिंग फ्रॉम द ब्रेन. तो वो उस तरह वहाँ पे चार्ज ने चेंज होना है किस तरह. अब यहाँ पे हम दो वर्ड, अब बेसिकली दो डिफरेंस आपने याद रखने. एक वर्ड है सोडियम इन, ठीक है, इनसाइड द सेल, और सोडियम आउटसाइड ऑफ द सेल. तो अगर हम इन सिंपलेस्ट फॉर्म वी कैन से व्हेन सोडियम इन, this state is known as depolarization. When sodium outside of the cell, this condition is called repolarization. यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो सोडियम था वो आउटसाइड ऑफ द सेल था, यानी पॉजिटिविटी ज़्यादा थी बाहर एज़ कम्पेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल. तो उस कंडीशन को हम पोलराइजेशन बोलते थे. ये रिपोलराइजेशन भी देख लेते हैं क्या है. तो जब सोडियम इनसाइड होगा तो इसे हम डीपोलराइजेशन बोलेंगे. यहाँ पे एक एक्सॉन दिखाया गया है. यहाँ पे दो कंडीशन जो है वो दिखाई गई है. ये वाली जो कंडीशन है ये है एक्शन पोटेंशियल. ठीक है, इसमें क्या है? पॉजिटिविटी इनसाइड. ठीक है, यानी सोडियम आयन इनसाइड. ठीक है, और जब यहाँ पे अगर हम देखें तो सोडियम आयन आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी पॉजिटिविटी बाहर है, नेगेटिविटी सेल के अंदर ज़्यादा है. इसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेट कहेंगे. और पहले वाली कौन सी थी? एक्शन पोटेंशियल या डीपोलराइजेशन, और इसको हम बोलेंगे पोलराइजेशन. हाँ जी, अब वो जो सोडियम गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाएंगे और सोडियम आयंस क्या करेंगे? इनसाइड द सेल मूव करना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनसाइड द सेल पॉजिटिविटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी. या आप कह सकते हो कि ड्यूरिंग दिस स्टेट द इनर मेम्ब्रेन ऑफ सरफेस बिकेम मोर पॉजिटिव देन द आउटसाइड. उसकी रीज़न क्या है कि जो सोडियम गेटेड चैनल है वो ओपन हो गया और सोडियम क्या हुआ है? इनसाइड द सेल मूव करना शुरू हो गया है. तो अब वो इस स्टेट को हम कहेंगे जब वो पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पोलैरिटी थी ना, तो अब वो पोलैरिटी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी और कौन सी स्टेट आ जाएगी? डीपोलराइजेशन. तो जब डीपोलराइजेशन अपने एक लेवल अचीव कर लेगी तब सोडियम गेटेड वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे. और फर्दर क्या होगा? जो पोटाशियम गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाएंगे. ठीक है, पोटाशियम गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे. अब वो इनसाइड था पोटाशियम आयन, वो क्या करेगा? वो आउटसाइड मूव करना शुरू हो जाएगा. ठीक है, जब पोटाशियम आयन आउटसाइड मूव करेगा वो रिपोलराइजेशन हो जाएगी. इसको हम एक ग्राफ में देख लेते हैं कि डिपोलराइजेशन क्या है, रिपोलराइजेशन क्या है. अब रिपोलराइजेशन
तो ये है ना कि वो पोटाशियम गेटेड चैनल ओपन हुए और वो आउटसाइड सेल मूव करना शुरू हो गया, तो इनसाइड क्या हो जाएगी, फिर नेगेटिव हो जाएगी और आउटसाइड पॉजिटिव हो जाएगी। इस कंडीशन को हम रिपोलराइजेशन बोलते हैं। तो आफ्टर रिपोलराइजेशन क्या होता है कि आफ्टर ईच एक्शन पोटेंशियल एक इंटरवल आता है, इंटरवल ऑफ टाइम आता है जब बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि नेक्स्ट जो है एक्शन पोटेंशियल किस तरह जो है वो क्रिएट किया जाएगा। अब वो जो एक्शन पोटेंशियल से दोबारा रिपोलराइजेशन हो रही है, यानी एक्शन पोटेंशियल दोबारा किस साइड पे आ रहा है, अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रीस्टोर कर रहा है, तो उसमें एक ऐसा लेवल आता है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मोर नेगेटिव देन -70 मिली वोल्ट। -70 मिली वोल्ट था ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उससे भी बिलो नेगेटिविटी हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। तो फिर एक ऐसा ब्रीफ पीरियड आता है जिसे रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। इस पीरियड के दरमियान क्या होता है कि जो रेस्टिंग पोटेंशियल है ना वो रिस्टोर हो रहा होता है और इम्पल्स होती है वो जस्ट पास हुई होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। अब देखें, एक एक्शन पोटेंशियल हुआ, उसके बाद फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन से फिर एक्शन आना है। तो ऑब्वियसली हर एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट करने के लिए हमें एक मिनिमम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए, यानी मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस चाहिए ताकि वो इनिशिएट कर सके नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल को। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये कहाँ पे जनरेट हो रहा है, न्यूरोफिब्रिल नोड्स और साल्टेटरी कंडक्शन वे में। ठीक है, जंपिंग होगी फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट नोड। यहाँ पे हम डायग्राम देख लेते हैं, वो जो है डिटेल में बताया गया। अगर आपको ये ग्राफ समझ आ जाए तो आपको एक्शन और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से फर्स्ट फेज से शुरू करते हैं। पहला क्या था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब कोई इम्पल्स नहीं है, मैं नो कंडक्शन रेस्ट फॉर्म में है, और जब सोडियम आयन आउटसाइड ऑफ द सेल ज़्यादा थी, इसीलिए पॉजिटिविटी बाहर ज़्यादा थी, इनसाइड में नेगेटिविटी ज़्यादा थी। ये कंडीशन थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। और तब वोल्टेज कितना था, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, -70 मिली वोल्ट। अब ये देख रहे हैं कि ये एरो भी साथ साथ शो किए गए हैं, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की एक लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि सोडियम और पोटाशियम आयन क्या करे, पंपिंग जो थी वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन की हुई थी। ठीक है, और दूसरा ये क्या था कि जो स्टिमुलस थे, अब देखो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ गए ये। ठीक है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिनिमम स्ट्रेंथ है ना जो कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगी। अब पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन में पोलैरिटी थी, पोलराइजेशन थी, अब डीपोलराइजेशन होनी है। तो हम पहले कह रहे हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे सोडियम बाहर ज़्यादा है, पोटाशियम अंदर ज़्यादा है। अब जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा तो पोटाशियम जो सोडियम आयन है वो इनसाइड क्या होगा, इनसाइड सेल आना शुरू हो जाएगा। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज़ लेस नेगेटिव एज सोडियम आयंस डिफ्यूज़ इनटू एक्सोन। अब बाहर पॉजिटिविटी ज़्यादा थी ना, जब सोडियम आयन अंदर आना शुरू हो जाएंगे आफ्टर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, तो अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड, तो वो लेस नेगेटिव हो जाएगी इनसाइड। ठीक है, क्योंकि सोडियम आयन पॉजिटिव अंदर आना शुरू हो गया तो अंदर पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये अब देखें यहाँ पे सोडियम आयंस क्या कह रहे हैं, चैनल ओपन हो गया ना, चैनल ओपन होने की वजह से बाहर से सोडियम आयन अंदर आना शुरू हो गए, ये भी डीपोलराइजेशन की स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि स्टिमुलस आया है, उसने ही इनफैक्ट जो है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन किया और सोडियम आयंस क्या हो गए, इनटू एक्सोन आना शुरू हो गए। अब ये तो स्टेट है डीपोलराइजेशन। अब ये डीपोलराइजेशन होते हुए एक पीक स्टेट आ जाएगी, एक पीक स्टेट आ जाएगी जिसे हम एक्शन पोटेंशियल बेसिकली कहते हैं। अब ये पीक स्टेट पोजीशन पे क्या हो रहा है, ठीक है, जिसे आप एक्शन पोटेंशियल बोल रहे हो, यहाँ पे अब क्या है कि एक सर्टेन लेवल अचीव हो गया है। अब सोडियम आयन चैनल्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो सोडियम आयन चैनल क्लोज हो गए तो इट्स मीन अब फर्दर सोडियम आयन इनसाइड नहीं आएंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक और वोल्टेज गेटेड चैनल है, पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, वो ओपन हो जाएंगे, यानी ऑल पोटाशियम आयन चैनल्स ओपन। अगर पोटाशियम आयन चैनल्स ओपन हो गए हैं, सोडियम आयन चैनल क्लोज हो गए हैं, तो अब पोटाशियम की बारी है। पोटाशियम कहाँ पे थे, वो इनसाइड द सेल थे, ओपन होने की वजह से पोटाशियम अब आउटसाइड ऑफ द सेल जाना शुरू हो जाएंगे। अब जब पोटाशियम आउटसाइड ऑफ द सेल जाना शुरू हो जाएंगे तो इनसाइड क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, और बाहर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये कौन सी स्टेट थी, ये वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली ही स्टेट थी। तो इसीलिए अब वो दोबारा वही रीस्टोर होना शुरू हो गए। तो डीपोलराइजेशन की एक्शन पोटेंशियल के बाद हम इसे रीपोलराइजेशन इसीलिए कहते हैं कि वो पोलैरिटी को गेन करना शुरू हो गया और मूविंग टूवर्ड्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट। ठीक है, इससे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल री इस्टेब्लिश हो रहा है, अगेन -70 मिली वोल्ट जो है वो गेन हो रहा है। तो अब जो एक्टिव पोटेंशियल था ये, इसको आप कह सकते हैं ये होता है -50 मिली वोल्ट। ठीक है,
जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -0.05 वोल्ट कह सकते हैं, या -50, और जबकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन कितना है -70 मिली वोल्ट। क्योंकि रिस्टोरेशन ऑफ हो रही है ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। और यहाँ पे साल्टेटरी इम्पल्स हमने पीछे डिस्कस किया है कि वो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स से क्या होती है, फास्टली होती है, ठीक है, इम्पल्स जंप कर रही होती है फ्रॉम वन नोड टू द अदर नोड, या नोड ऑफ रेनवेयर जिसे बोलते हैं, या साल्टेटरी इम्पल्स बोलते हैं। तो ये जो नॉर्मल स्पीड होती है ना नर्व इम्पल्स की इन ह्यूमन केस, वो 100 मीटर पर सेकेंड होती है, और मैक्सिमम स्पीड को हम रिकॉर्ड करें तो इट इज़ रिकॉर्डेड एज अ 120 मीटर पर सेकेंड। इसकी आप स्पीड को भी जो है वो जहन में रखें। अब एक और पीरियड हमने पीछे अब ये देखें, ये रेस्टिंग स्टेट है ना कि -70 मिली वोल्ट आ गया, लेकिन वो रीपोलराइजेशन के बाद वो इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि वो इससे भी, ये नीचे ग्राफ जा रहा है ना ये वाला, इसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन, यानी जो -70 मिली वोल्ट से भी ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि अब वो क्या करेगा कि रिफ्रैक्टरी पीरियड आ गया इसमें, कि वो इतना अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा कि वो नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सके बाय थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ये दैट्स ऑल अबाउट द एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये आप ग्राफ को अच्छे से देख लें, इसके फेजेस देख लें कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या केस है, डिपोलराइजेशन के एक्शन पोटेंशियल है तब क्या सीन है, रिपोलराइजेशन में क्या है। अगेन एक हेडिंग आ रही है जिसे हम बोल रहे हैं कि ये रिस्टोरेशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, हाइपरपोलराइजेशन क्या है, रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, या साल्टेटरी इम्पल्स क्या है जैसे नोड ऑफ रेनवेयर कह रहे हैं, स्पीड कितनी है नर्व इम्पल्स की इन ह्यूमन केस आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा आपने करना है तो आपको इसमें रेस्टिंग और एक्शन पोटेंशियल दोनों कवर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमने पीछे डिस्कस किया था न्यूरॉन ए और न्यूरॉन बी है, तो उनके दरमियान एक गैप है जैसे आप साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हो, या इन दोनों के दरमियान एक जंक्शन है जैसे साइनेप्सिस बोलते हैं होल प्रोसेस को, तो वो क्या है। अब हमने पीछे डिस्कस किया कि इस लेक्चर में हम एक तो पढ़ेंगे ना इन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल किस तरह जनरेट हो रहा है और वो कंडक्शन किस तरह होंगी, तो वो हम पढ़ते हैं ट्रांसमिशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल बिटवीन सेल्स। एक नर्व दूसरी नर्व के साथ जुड़ी तो नहीं होती ना, उनके दरमियान एक गैप होता है, उस गैप को क्या बोलते हैं, साइनेप्स, यानी कनेक्शन होता है। ये साइनेप्स की आप डेफिनेशन कर सकते हैं, इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन द एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, यानी एक पूरा आप न्यूरॉन ड्रा कर रहे हो, उसका एक एंड एक्सोन है ना, उससे जो फर्दर दूसरी न्यूरॉन होगी उसका डेंड्राइड एंड होगा, उनके दरमियान जो स्पेस होगी उसे क्या बोलेंगे, साइनेप्स, ठीक है। ये कनेक्शन को साइनेप्स बोलेंगे, और जो वो जंक्शन है एक एंड बल्ब का दूसरे डेंड्राइड के न्यूरॉन से उसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे, ठीक है। ये आप डायग्राम में देख सकते हो, ये देखें, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये दूसरी न्यूरॉन है। एक न्यूरॉन का ये क्या है, एक्सोन है, दूसरी न्यूरॉन का ये कौन सा एंड है, डेंड्राइट है। अब पहली जो एक्सोन है पहली वाली को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन उसकी बोलेंगे, और दूसरे वाली की पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। इन दोनों के जो दरमियान कनेक्शन है उसे हम साइनेप्स कह रहे हैं, लेकिन ये जो स्पेस है इसे क्या बोल रहे हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब यहाँ पे पैगाम है, वो ये जो मैसेज है दूसरे न्यूरॉन तक नर्व इम्पल्स किस तरह आएगी, तो वो बाय साइनेप्टिक वेजिकल, यानी ये जो साइनेप्टिक वेजिकल्स है इसमें न्यूरोट्रांसमीटर देख लेते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, कैसे केमिकल्स हैं, वो क्या करेंगे यहाँ से रिलीज होकर दूसरे के रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर, ये सारा प्रोसेस हम देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर भी आपने ड्रा करना है। हाँ जी, हम देख लेते हैं क्या सारा सीन है। जो न्यूरॉन एक है उसके पास एक्शन पोटेंशियल वो कैरी किए हुए है, तो एक साइनेप्स है उसका प्री साइनेप्टिक बिफोर द साइनेप्स, ठीक है, वो इनिशिएट कर रही है रिस्पॉन्स को, तो वो पोस्ट साइनेप्टिक की तरफ जाएगी ना आफ्टर द रिस्पॉन्स, तो वो लीडिंग अवे है फ्रॉम द रिस्पॉन्स। अब प्री साइनेप्टिक जो प्री साइनेप्टिक सेल इज ऑलवेज अ न्यूरॉन, बट अब कह रहे हैं जो प्री साइनेप्टिक है वो हमेशा न्यूरॉन ही होगी। अब जो पोस्ट साइनेप्टिक है ना वो न्यूरॉन भी हो सकती है, ठीक है, वो मसल भी हो सकते हैं, मसल सेल भी हो सकता है, ग्लैंड सेल भी हो सकता है। इस पॉइंट को जो है ना आप इस पॉइंट को आपने अच्छे से माइंड में बिठाना है कि सॉरी इसको नहीं, स्लाइड आगे मूव होगी, इसको ये वाले, यानी जो एक न्यूरॉन का प्री साइनेप्टिक सेल होगा ना वो हमेशा न्यूरॉन है, लेकिन जो दूसरा पोस्ट साइनेप्टिक है ना जिसके साथ उसने कनेक्शन करना है वो न्यूरॉन भी हो सकता है, मसल सेल भी हो सकता है, और ग्लैंड सेल भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो अब जो वो जो साइनेप्स है आप उसकी डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक जंक्शन होता है या गैप होता है, ठीक है, एक एक्सोन के न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइड तक, ठीक है, वो भी हमने कहा कि वो कोई ना कोई फैक्टर ही होगा।
हाँ जी, अब वो जो साइनैप्स है दो फॉर्म में हो सकती है, या वो बाय इलेक्ट्रिकल होगा या बाय केमिकल होगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स है ना, उसमें नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर न्यूरॉन, ठीक है। लेकिन जो तो वो जो आयंस होते हैं वो डिपोलराइजेशन हो जाती है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की, तो एज दो द टू न्यूरॉन्स वर इलेक्ट्रिकली कपल्ड, उसमें ये कंडीशन है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकली साइनैप्स है ना, ये रैपिडली ट्रांसमिट होती हैं इम्पल्सेस इन बोथ डायरेक्शन। लेकिन हम जो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे वो केमिकल साइनैप्स है, ठीक है, जिसमें केमिकल रिलीज होंगे। अब जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स हमने कहा है कि वो डायरेक्टली होता है, स्पीड अप होता है, वो किस में कॉमन है, फिशेज़ में है, ठीक है, और पार्शली अकाउंट उसका। इसके अलावा वो जो उसमें क्या होता है कि अगर वो फिशेज में है तो वो उस हैविंग एबिलिटी कि वो स्विफ्टली अवे हो सकती है, तेज़ी से वो क्या करती है, थ्रेटनिंग प्रीडेटर, यानी उसने कोई भी काम करना है तो वो स्पीडली कर सकती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम केमिकल साइनैप्स को डिस्कस करें तो दो सेल्स के दरमियान अब कम्युनिकेशन होनी है, तो वो एक केमिकल्स के ज़रिए ही होनी है, और वो केमिकल क्या कहलाता है, ट्रांसमीटर। आप ट्रांसमीटर कैन बी डिफाइंड एज अ, यानी न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर केमिकल्स विच आर रिलीज्ड एट द एक्सोन एंडिंग ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन साइनेप्स। हाँ जी, तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो चेंजेस करता है रेस्टिंग पोटेंशियल की इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द रिसेप्टिव सेगमेंट ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक सेल, यानी एक न्यूरॉन की प्री साइनेप्टिक से दूसरे वो जो इफेक्टर है वो मसल सेल्स है, ग्लैंड्स हैं, वट एवर, उस पोस्ट साइनेप्टिक जो पोस्ट साइनेप्टिक सेल उसे आप रिसेप्टिव सेगमेंट भी बोल सकती है, क्योंकि उसने ही रिसेप्ट करना है ना। वो अभी हम इसकी डायग्राम में देखते हैं। तो वो एक क्रिएट हो जाता है एक्स्ट्रा पोटेंशियल इन दैट सेल विच कंटिन्यूज द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स। अब वो जो नर्व इम्पल्स है जब वो एंड पे आएगी ना, बल्ब एंड पे, तो वो क्या करेगी, उसमें वो उसके बल्ब एंड में वेजिकल्स होंगे, स्टोरेज वेजिकल्स होंगे, और उन वेजिकल्स में क्या है, केमिकल्स ये ना, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो वो फ्यूज़ हो जाते हैं विद द प्री साइनेप्टिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो जो वेजिकल्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर फिर वो रिलीज़ होंगे वहाँ से। तो उसको जब सेल से कोई चीज़ बाहर निकलती है, आउटसाइड ऑफ द सेल आती है, तो उसे एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। वो अब वो जो स्पेस है उसमें आ रहा है, स्पेस को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। सो आप कह सकते हैं मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर आर नोन एज, वो न्यूरोट्रांसमीटर कैन बी एसिटाइलकोलिन, एड्रीनालिन, नोरेपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन है, डोपामीन है, बहुत सारे एक्स्ट्रा। अब यानी मोर देन 50 अदर पॉसिबल ट्रांसमीटर्स आर नॉन। तो अब जो अगर हम एसिटाइलकोलिन की बात करें तो वो एक मेन ट्रांसमीटर और साइनेप्स के लिए, और वो ज़्यादातर आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जबकि बाकी जितने भी ट्रांसमीटर्स हैं वो मोस्टली साइनेप्टिक ट्रांसमिशन जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होती है। ये एक डायग्राम है, इसको हम ज़रा डिटेल में देखते हैं। एक न्यूरॉन से, ये एक न्यूरॉन है और ये सेकंड है, ठीक है, फर्स्ट वन और सेकंड। अब इन दोनों के दरमियान वो कनेक्शन जो है उसे साइनेप्स बोल रहे हैं। अब यहाँ से पैगाम आए डायरेक्शन है एक्शन पोटेंशियल की, ठीक है, नर्व इम्पल्स की। ये एक फर्स्ट एक्सोन है इसका, ये प्री साइनेप्टिक है, और सेकंड एक्सोन का क्या होगा, पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है, इसका। और ये इसका एंड बल्ब है, ठीक है। और ये जो अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इसके क्रॉस सेक्शन को डिटेल में दिखाया है, ठीक है। ये नर्व इम्पल्स आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये वो वेजिकल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे। इसमें अब केमिकल स्टोर है, उन केमिकल को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ये इसका क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर पीछे साइनेप्टिक से यहाँ पे क्या होंगे, इस तरह रिलीज़ होंगे। अब वो रिलीज़ होके क्या करेंगे, ये रिलीज़ हो रहे हैं, तो वो रिलीज़ होके मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ। अगर पोस्ट साइनेप्टिक है तो इस पर ये रिसेप्टर लगे होते हैं, वो रिलीज़ होके रिसेप्टर के साथ आके क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। ये देख लें आप, ये ठीक है। ये 1 में देखें साइनेप्टिक वेजिकल्स है, सेकंड में देखें, ठीक है, वो न्यूरोट्रांसमीटर वो जो है इसमें वो रिलीज़ हो जाएंगे। यहाँ पे कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, ठीक है, वो यहाँ क्या ओपन होके यहाँ पे क्या होगी, इनकी रिलीज़ होगी, और वो रिलीज़ होके आगे पोस्ट साइनेप्टिक के साथ रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएंगे, और इस तरह आगे एक्शन पोटेंशियल जो क्या है फर्दर मूव करेगा। जी, हम ज़रा इसको एक वीडियो से ज़रा इसको गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। Before that a nerve impulse is an electrical signal that travels along the neuron, but it's not quite electricity as you may know it. Electricity is the flow of electrons, but in a nerve impulse we use the word potential to describe the movement of charged particles across the membrane of a cell. The charged particles flow like a wave down the axon, moving in and out of the cell. The movement is mostly of positively charged ions, not negatively charged electrons like you might imagine. Let's look even closer at the cell membrane.
At rest, when a neuron isn't firing, there's a high concentration of sodium ions outside of the cell membrane, and also a high concentration of potassium ions in the cytosol of the cell. The sodium and potassium channels are gated and closed. Because of the difference in number of sodium and potassium ions, as well as the presence of negative ions like chlorine, there's an overall negative internal charge of negative 70 millivolts. The beginning of an impulse is marked by depolarization. This means that the voltage-gated sodium channel is opened and the sodium rushes into the cell. The influx of positive charges quickly shifts the electric potential of the membrane so that now the outside is more negative and the inside of the cell is more positive. This change in polarity will close the sodium gate. Nearby is the voltage-gated potassium channel, which will now open and allow potassium ions to flow out of the cell. The movement of these positive ions will repolarize the cell, allowing the cell to have a negative internal charge relative to the positive extracellular charge. The change in polarity will also close the potassium gate. At this time, you might think that the cell is ready to receive another signal, but it can't. If the sodium gates opened, the sodium ions would not move. In order for ions to move through their channels, they have to be able to move down the electrochemical gradient. The positive sodium ions aren't attracted to the positive environment outside of the cell, so they won't move. Another signal can't be sent until the sodium and potassium ions have moved back to their resting potential positions. But this means moving against concentration gradients, which means energy must be used. During the refractory period, the sodium-potassium pump will move 3 sodium ions out of the cell and 2 potassium ions into the cell with 1 ATP molecule. This must happen constantly and rapidly, so the brain uses a significant amount of your body's energy. In a matter of milliseconds, the sodium-potassium pumps will restore resting potential and another action potential can move through. Nerve impulses are actually waves of action potentials, which means ions are flowing in and out of the cell in a wave-like pattern. Because of the refractory period where sodium ions will not flow out of the cell by diffusion, referred to as the local current. The flow of sodium, 55 millivolts, the threshold potential for action potentials to begin. If enough sodium ions are released to surpass the threshold potential, an action potential occurs. In the oscilloscope trace of an action potential, we can see where the sodium and potassium gates have opened. Here is the point where the stimulus occurs, and sodium gates open, allowing sodium to rush into the cell. This depolarizes the cell, causing the inside to become positive relative to the outside of the cell. This polarity change opens the potassium gate, which allows potassium ions to rush out of the cell, which rapidly repolarizes the inside to a negative charge. This can often become more negative than negative 70 millivolts and is called hyperpolarization or undershoot. This will be corrected during the refractory period, where the sodium-potassium pump uses ATP to restore resting potential. During this time, no additional action potentials can be sent, but once resting potential is reached, the neuron is ready to fire again. Thanks for watching this episode of Teacher's Pet. हाँ जी स्टूडेंट्स, होप सो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। सो इस लेक्चर को अच्छे से नोट करें और प्रैक्टिस करें। दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।